Good morning, students. Let's move to the next chapter in your computer course, that is QBasic. We had an introductory idea about QBasic in the first chapter, the computer programming or introduction to the computer programming chapter. That was the first one, right? So I had introduced you to the multiple programming languages, what is programming, what is programmer, and different kind of high-level languages such as BASIC and COBOL and all. What was BASIC? BASIC was beginner's all-purpose symbolic instruction code, and which was started at Dartmouth College, under which comes under the Dartmouth University by Kameny and Kurz. Okay, so let's start. These are the introductory parts which already mentioned, and हमने उस समय भी देखा था फर्स्ट चैप्टर में. Different versions are present: GW, QBasic and Power Basic. So in this chapter we have to study about the QBasic. Okay. And GW, सबसे पहले GW बेसिक इंट्रोड्यूस किया गया था. इसे बोलते हैं जनरल वर्क बेसिक. जो MS-DOS सिस्टम, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो सॉफ्टवेयर्स बनाती है, उसने सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया था? MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट DOS. ठीक है, उसके लिए सबसे पहले GW बेसिक डेवलप किया गया था. तो ये सिर्फ GW बेसिक जो है MS-DOS में अप्लाई होता है, लेकिन अब तो MS-DOS बहुत ज़्यादा चलता नहीं है. दिस हैज़ बीन रिप्लेस्ड मोस्टली बाय विंडोज़. ठीक है, तो विंडोज़ के लिए भी फिर बेसिक मॉडिफाई करना होगा. विंडोज़ में कुछ ऐसा हो जो वो भी बेसिक को सपोर्ट करे, तो GW बेसिक में ही कुछ चेंजेस किए गए और फिर क्यू बेसिक बना, जो कि विंडोज़ के लिए यूज़ किया जाता है. एंड इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी टू लर्न. अब पॉइंट ये आता है कि क्यों यूज़ करते हैं इसे. ठीक है, तो हम जितने भी आप फिगर्स वगैरह ड्रॉ करते हो, ठीक है, इनफैक्ट कुछ लोग म्यूज़िक ट्यून्स वगैरह भी बनाते हैं, डेटा प्रिंटिंग एंड बहुत सारे चार्ट्स हम बनाते हैं. गेम्स आप आजकल देख ही रहे हो, बहुत सारे गेम्स वगैरह खेल रहे हैं. एनिमेशन मूवीज़ बनना और वीडियोस बनाना, आपके पढ़ने पढ़ाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें एनिमेशन बेस्ड होती हैं, राइट. सो ऑल दिस थिंग्स can be developed in a very easy manner with the help of basic languages, particularly this QBasic. ऐसा नहीं कि दूसरी चीज़ें नहीं होती हैं, but QBasic is most simplest one using which we can do all these things. क्योंकि इसका क्या होता है, एक जैसे ही आप सपोज़ करो बेसिक है, वो प्रोग्रामिंग आपने खोला कंप्यूटर में, तो एक स्क्रीन आएगा, दैट इज़ कॉल्ड एडिटर. तो मतलब इसका अपने पास एडिटर होता है. ऐसा नहीं कि आपको कहीं वर्ड फाइल में कुछ लिखना है फिर वहाँ से ले जाके कॉपी पेस्ट करना है. नो, जैसे ही QBasic आप ओपन करोगे, एक पेज टाइप का आ जाएगा जहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो. कुछ कैलकुलेशन करना है, डेटा कुछ मतलब इंस्ट्रक्शंस देने के लिए एडिटर अपने आप मिलता है. सो दैट इज़ इनबिल्ट एडिटर. मैंने लिखा भी होगा इसे कहीं, या दिस वन फीचर्स, इट हैज़ इनबिल्ट एडिटर. ठीक है, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग टूल्स वगैरह जैसे कि एल्गोरिदम, मतलब एल्गोरिदम क्या, फ्लो चार्ट, पहले ये फिर ये पहले ये, ऐसे जो बनाते हैं स्टेप्स वाइज, तो स्टेप्स वाइज ऐसा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो ये इसके फीचर्स होते हैं. दिस इज़ द बेसिक आइडिया अबाउट QBasic. फिर हम देखेंगे कि कैसे किन किन चीज़ों में ये हेल्प करता है. ठीक है, और चूँकि एडिटर सामने होता है तो उसको आप यूज़ करके जो कुछ अगर मिस्टेक हुआ है उसमें भी, अगर आप प्रोग्रामिंग करते हुए कुछ मिस्टेक कर दो, तो दैट यू कैन फाइंड आउट ईजिली. ठीक है, उसके बाद सपोज़ करो कुछ रिमार्क्स ऐड करना हो, जैसे कि आपने लिखा 2 + 2 = 4 कैलकुलेशन, तो नीचे आप लिख सकते हो एक रिमार्क्स देके. रिमार्क्स कैसे ऐड करते हैं? 3 स्टार साइन दिया जाता है. क्या? 3 स्टार साइन. कुछ भी दे सकते हो, बट इन जनरल स्टार साइन इसलिए दिया जाता है क्योंकि स्टार साइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है रीड नहीं कर पाता है, तो उसको वो इग्नोर कर देगा. यहाँ पे आप चाहो कुछ भी लिख सकते हो, तो लिख सकते हो आप एबव स्टेप इज़ एन एडिशन स्टेप. बस एक बताने के लिए कुछ रिमार्क्स ऐड करना चाहो तो ये सिंपली ऐसे लिख दो, स्टार मार्क्स और फिर इम्पॉर्टेंट. ये ध्यान रहेगा कि हाँ कुछ है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है. तो ये सब चीज़ें हैं जो इसके फीचर्स हैं. मिस्टेक्स इजली मिल सकते हैं, रिमार्क्स कैन बी एडेड. ठीक है, कुछ टर्म्स होते हैं, ये हमने पहले चैप्टर में भी देखा. इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? कमांड होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं कि ये काम करो, और जो लिखते हैं दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कमांड लिखते हैं वही दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम.
प्रोग्राम लिखने वाले को प्रोग्रामर बोलते हैं, और जिस कोड में जिस लैंग्वेज को यूज़ करके लिखते हैं दैट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस सब पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे बिकॉज दिस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू यू इन द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। आपने लिखा जैसे 2+2 तो दैट इज़ कॉल्ड इंस्ट्रक्शन दिया आपने, ठीक है। जिस लैंग्वेज को यूज़ करके किया गया दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और पूरा जो कुछ भी कहानी आपने लिखी, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आपने दिए, ये करो वो करो ये करो, उस सारे के ग्रुप को बोला जाता है प्रोग्राम। और जो बंदा लिखता है इसे दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामर। ओपनिंग क्यूबेसिक कैसे ओपन करते हैं, कुछ नहीं है, एक आइकन होगा या फिर आप कमांड से भी कर सकते हो। स्टार्ट सिंबल होता है कंप्यूटर में, लेफ्ट हैंडर कॉर्नर पे देखोगे लेफ्ट, उस पर क्लिक करो तो एक कमांड बॉक्स आ सकता है, उस पर आप क्यूबेसिक टाइप कर दो और एंटर कर दो तो उससे भी आ जाएगा। या फिर एक डेस्कटॉप पे आइकन्स भी होते हैं, तो डायरेक्टली आइकन्स ईजी होते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट है, आपने देखा होगा हमने बोला था कि GW बेसिक क्या होता है, वो किसके लिए डेवलप किया गया था, याद हो आपको, तो MS DOS के लिए, बाद में मॉडिफाई करके क्यूबेसिक किया गया। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि बेसिक लैंग्वेज हमेशा DOS पे ही ऑपरेट होता है, मतलब विंडोज़ पे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अब पॉइंट ये होता है कि हम ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, विंडोज़ के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि क्यूबेसिक विंडोज़ पे ऑपरेट होता है। हम यही बोले थे ना कि क्यूबेसिक बनाया गया था विंडोज़ के लिए। अब मैं ही बोल रहा हूँ कि ये डायरेक्टली विंडोज़ पे रन नहीं हो सकता है। करते क्या है, विंडोज़ पे ही, ठीक है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एम्यूलेटर। क्या बोलते हैं, एम्यूलेटर, जो विंडोज़ को हेल्प करता है एक्ट एज DOS सिस्टम, ठीक है। विंडोज़ को DOS की तरह ऑपरेट करना शुरू कर देता है ताकि उस पर बेसिक लैंग्वेज करवाया जा सके। बेसिक लैंग्वेज हमेशा DOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलता है। भले ही क्यूबेसिक हमने किसके लिए बनाया है, विंडोज़ के लिए बनाया है, लेकिन ये भी डायरेक्टली विंडोज़ पे नहीं चल सकता है। विंडोज़ को थोड़ी देर के लिए एक्टिंग करना होगा, एक्ट करना होगा किसकी तरह, DOS के लिए। मैंने लिखा है यहाँ पे, इट नीड्स DOS एज एन रनिंग बेस, ठीक है। तो करते क्या है, एक सॉफ्टवेयर आता है एम्यूलेटर जो कि विंडोज़ को एक्ट करता है, किस तरह एक्ट करने के लिए, DOS की तरह। तो विंडोज़ डज नॉट सपोर्ट DOS, इट रिक्वायर्स एन एम्यूलेटर। क्या बोलते हैं, EMULATOR, जो वहाँ पे क्रिएट करता है DOS का एनवायरनमेंट। सबसे पॉपुलर एम्यूलेटर जो होता है, बहुत ही पॉपुलर है, माइक्रोसॉफ्ट ही देती है उसे, दैट इज़ कॉल्ड DOS बॉक्स। क्या बोलते हैं, DOS बॉक्स। आप कैसे कोई सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पे लाते हो तो फिर उसको आप डबल क्लिक करते हो तो रन करता है तो फिर बोलता है इंस्टॉल, ये वो, फ़ोन में भी आप करते हो, राइट। तो उसी तरीके से DOS बॉक्स होता है। क्या, DOS बॉक्स, ये आपके डेस्कटॉप पे होगा, मान लो इसका कुछ आइकन है, इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो ये आपको बोलेगा रन DOS बॉक्स। तो आप उसे रन करोगे, और जब रन कर दोगे तो वो विंडोज़ को हेल्प करता है टू एक्ट एज DOS सिस्टम। क्यों, क्योंकि जो क्यूबेसिक है वो हमेशा उसी पे ही रन हो सकता है, DOS सिस्टम पे। The emulator is what? A software. Emulator is a software which makes a computer or a program to behave as another computer program. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, विंडोज़ को बिहेव कर रहा है किस चीज़ में हेल्प करने के लिए, DOS की तरह। तो इट्स अ सॉफ्टवेयर जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम को किसी दूसरे की तरह एक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये भी एक इम्यूलेटर है DOS बॉक्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको रन करते हो, एक वेलकम मैसेज आएगा, वही जो मैंने बताया, ठीक है। एस्केप कर सकते हो अगर आप इंस्टॉल नहीं करना सकते हो। उसके बाद चल, तो कुछ नहीं है, आइकन आएगा जो मैंने यहाँ पे बताया, आपको क्लिक करो, वेलकम मैसेज आएगा, फिर आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन ओके करना होगा, इंस्टॉल, और फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा, और फिर आप उस पर क्यूबेसिक ऑपरेट कर सकते हो। अब देख लेते हैं क्या क्या फंक्शंस ये करता है। बहुत सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको हम क्रिएट एंड एडिट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है जो आपको पढ़ना है, फाइल मेनू। आप देखते हो कोई जैसे वर्ड फाइल भी इसमें ऐसे कुछ खोलते हो तो यहाँ पे एक होता है फाइल लिखा हुआ है, तो उसी तरीके से क्यूबेसिक में भी यहाँ पे ओपन करोगे तो एक आएगा फाइल, उसमें नया फाइल क्रिएट करने का भी ऑप्शन होगा, न्यू, सेव। अब जैसे न्यू फाइल आपने कुछ किया, बनाया कुछ, जो भी आप कुछ लिखना चाहते थे आप लिखना, तो उसको सेव भी तो करना चाहोगे ना, तो उसी पे आप फाइल के नीचे जाओगे तो सेव आएगा, ठीक है। तो उससे आप सेव कर सकते हो। मैं सेव पे जब क्लिक करोगे तो एक बॉक्स आएगा जहाँ पे आप पूछेगा किस नाम से सेव करना चाहते हो, तो आप नाम एंटर कर दो, और नाम जैसे ही एंटर करोगे वो .bs, जैसे कि आप वर्ड फाइल में क्या करते हैं .doc .docx अपने आप ले लेता है। तो उसी तरीके से जैसे आपने सपोज जैसे मैं अपना ही कुछ लिखा मैंने और मैं सेव कर दूँ
नीरज नाम से, ठीक है। तो जब वो सेव हो गया, फाइल देखोगे तो इस नाम से सेव होगा, नीरज.bas, मतलब बेसिक। तो वो अपने आप .bas ले लेता है। जैसे ये वर्ड फाइल में आप कुछ भी सेव करते हो तो वो .doc या .docs में ले लेता है, ठीक है। तो ये इस तरीके कुछ भी आप लिखो, न्यू फाइल क्रिएट, कुछ और लिखना हो तो एक फाइल पे जाओगे तो एक न्यू ऑप्शन आएगा, तो एक नया पेज खुल जाएगा, लिखते रहो उससे आपको जो भी लिखना हो, कोई भी चीज़, फिर वहीं पे क्लिक करोगे तो सेव कर सकते हो। अब वर्ड फाइल में भी कुछ लिखते हो तो सेव करते हो ना, कंप्यूटर में आप सेव ऑप्शन आता है ना कि कुछ भी है तो मैंने सेव किया, तो उसी तरीके से इस फाइल को भी सेव कर सकते हो आप। सेव एज ऑप्शन भी आता है, किसी और नाम से सेव करना चाहो, मान लो आपने पहले नीरज नाम से सेव किया, ठीक है, अब चाहते हो कि उसको मैं किसी और नाम से सेव करूँ, एक और कॉपी बना लूँ, तो उसको ओपन करो और फिर ऊपर जाओगे तो यहीं पे, जस्ट अ मिनट गाइस, किस्म की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये फाइल है, अगर ओपन किया आपने, जैसे नीरज आपने लिखा था, तो ये नीरज.bas ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि इसको किसी और नाम से सेव करो, मतलब एक और कॉपी इसका बना लो, तो इस पर क्लिक करो, यहाँ पे ऊपर वाले राइट करते हैं वर्ड फाइल में जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा सेव एज। जैसे आप सेव एज करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, फिर उसमें आपको फाइल नेम पूछेगा, कुछ और नाम लिख दो, जैसे मैं नीरज की जगह लिख दूँ इस बार धीरज, और तो अपने आप .bas लेगा और एक बार वो सेव हो जाएगा। तो वही फाइल नीरज नाम से भी होगा और कहीं और सेव धीरज नाम से होगा, वहाँ पे भी रहेगा। ओपन कुछ नहीं, कोई भी फाइल है इसको डबल क्लिक करो, ओपन हो जाएगा, ठीक है। या फिर सिंपली यहाँ पे एक ओपन बॉक्स आएगा, ठीक है, ये लेफ्ट कॉर्नर में ओपन करो, उस पर क्लिक करो ओपन पे, तो जैसे ओपन करोगे तो एक बॉक्स आएगा, वो बॉक्स जो होगा उस पर क्लिक करोगे तो जितना भी .bas फाइल है वो आपको डिस्प्ले कर देगा वहाँ पे कि ये सारे .bas फाइल मौजूद हैं, अब इसमें से कौन सा आप ओपन करना चाहते हो। तो डिज़ायर्ड फाइल जो भी आपका मन है वो फाइल को सिलेक्ट करो, वो ओपन हो जाएगा। प्रिंट करना है तो बस खुला है, आप कैसे करते हो कंप्यूटर में, जैसे वर्ड फाइल वगैरह होता है, प्रिंट ऑप्शन देते हो, तो जैसे नीरज वाले फाइल को या धीरज वाले फाइल किसी को प्रिंट करना है तो उसे प्रिंट ऑप्शन होता है, प्रिंट ऑप्शन लगाओ, वो उसे प्रिंट कर देगा, ओके कर देगा, जैसे कि वर्ड फाइल में करता है। और एग्ज़िट मतलब बंद करना हो, जो भी चीज़ ओपन हुआ है, तो सब लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ही होता है, उसमें ही बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, इसमें एग्ज़िट ऑप्शन आएगा, क्लिक करो एग्ज़िट, क्लोज हो जाएगा वो, फिर बाहर निकल जाओ अपना, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग। फिर होता है एडिट मेनू, जो कुछ एग्जिस्टिंग फाइल है उसको एडिट करना हो, अगर आपको कट कॉपी पेस्ट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी वो चीज़ होता है, जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उसको आपको कट करना हो तो उसको ये माउस के हेल्प से टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, और फिर राइट क्लिक कीजिए तो ऑप्शन आ जाएगा क्या, कोई कट कॉपी पेस्ट बहुत सारे आते हैं, तो कट करना है तो कट कर लीजिए, कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, और फिर उसको नए फाइल में प्लेस करना है तो नए फाइल में भी आप प्लेस कर सकते हैं। ये कुछ नई चीज़ हम नहीं देख रहे हैं, जैसे वर्ड फाइल में करते हैं ना उसी तरीके से, बस यहाँ पे क्या होगा, क्यू बेसिक का एडिटर होगा, उसमें ये सारी चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। जो आपने कट किया है उसको कहीं ना कहीं पेस्ट करोगे तो पेस्ट ऑप्शन भी आता है, सेलेक्टेड टेक्स्ट को तो पेस्ट कर दीजिए उसे, ठीक है। रन, कोई भी प्रोग्राम जैसे मैंने बताया, आइकन दिया हुआ है, डबल क्लिक करो क्या हो जाएगा, रन करना शुरू कर देता है। या रन की जगह क्या ऑप्शन होगा, एक स्टार्ट ऑप्शन भी लिखा रहता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें लर्न करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा ये नहीं है, जो आप वर्ड फाइल में जैसे कर रहे हो ना सब कुछ वैसा ही है, बस ध्यान ये रखना है कि ये वर्ड फाइल जैसा नहीं दिखेगा, ठीक है। ये कंप्यूटर में क्यू बेसिक एक एडिटर अपने आप ओपन होता है और वहाँ पे ये सब चीज़ें लिखना है। वर्ड फाइल में क्या होता है, एक पेज निकलता है, वहाँ पे लिखते हो, तो यही पेज क्यू बेसिक में ओपन होगा एक, बाकी सब वैसे ही दिखता है। वहाँ पे कैसे आप अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हो, कैरेक्टर्स, कॉन्स्टेंट वेरिएबल, उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, ठीक है। कैरेक्टर सेट्स यूज़ कर सकते हो आप। ये क्या हो सकते हैं, कैरेक्टर्स मतलब सिम्बल्स, कैरेक्टर्स जो कुछ भी होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट लिख सकते हो आप, कैपिटल में भी और स्मॉल में भी, नंबर्स लिख सकते हो 0 to 9 में, स्पेशल कैरेक्टर्स ये सब जो हम यूज़ करते हैं, राइट, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, प्लस, माइनस, नेगेटिव, एट, क्वेश्चन मार्क, ये वर्ड फाइल में भी आप यूज़ करते हो, तो दीज आर ऑल कॉल्ड कैरेक्टर सेट्स, तो ये सब यूज़ कर सकते हो। ऑफकोर्स कुछ यूज़ करेंगे ऐसा चीज़ लिखने के लिए तभी तो कुछ लिख पाएंगे, जैसे नीरज मैंने लिखा था, तो क्यों लिखा था, क्योंकि वो अल्फ़ाबेट को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये सब एलिमेंट्स यूज्ड हैं क्यू बेसिक में, मतलब जो एलिमेंट्स मतलब क्या, जो क्यू बेसिक को लिखने में हेल्प करते हैं,
तो कैरेक्टर सेट के बाद क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। ये होता है कुछ वैल्यू असाइन किया जाता है किसी एक पार्टिकुलर नेम को। जैसे मैं ये लिखना चाहूँ कि कुछ लिख दूँ, सपोज़ करो कुछ भी बोल दो यार, ऐसे सब लिख दो, पेन इज इक्वल टू 4, ठीक है, पेन इज इक्वल टू 4। तो अगर मैं सिर्फ अगर 4 लिख के स्टोर कर दूँ तो 4 का मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं कुछ इस तरीके से स्टोर करूँ कि पेन इज़ इक्वल टू 4, तो जैसे ही मैं पेन लिखूँगा और एंटर करूँगा क्या वैल्यू देगा मुझे, 4 देगा। सो दिस PEN जो लिखा है मैंने वो क्या कहलाता है, वेरिएबल। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको हम कोई एक नेम या मेमोरी असाइन कर सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड मेमोरी। कंप्यूटर को मैंने बोला कि जैसे ही मैं पेन लिखूँगा, तुम याद रखो कि पेन का वैल्यू क्या होता है, 4 होता है इसका मतलब। तो जैसे ही मैं पेन टाइप करूँगा और एंटर मारूँगा वो क्या मुझे डिस्प्ले कर देगा, वैल्यू 4 डिस्प्ले कर देगा। दिस इज़ यूज टू असाइन अ नेम और मेमोरी, ठीक है। और ये अलग अलग लोकेशन, ऑफ कोर्स अलग अलग लोकेशन पे ही होगा, और इसका यूज़ किया जा सकता है कोई भी डिज़ायर्ड आउटपुट के लिए। जैसे कि मुझे 4 अपने स्क्रीन पर चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, पेन टाइप करूँगा, पेन टाइप करके एंटर करूँगा तो 4 वैल्यू, तो वो डिज़ायर्ड आउटपुट मुझे दिखा देगा, ठीक है। अब ये जो होता है, जब एक वैल्यू किसी एक नाम पे एक वैल्यू आप दे सकते हो तो उसी नाम को यूज़ करके आप दूसरा वैल्यू नहीं दे, क्योंकि कंप्यूटर कन्फ्यूज़ हो जाएगा। फिर एक बार पेन की जगह 4 लिखा और एक बार पेन की जगह 6 लिखा, तो पेन जब आप टाइप करोगे तो क्या डिस्प्ले करेगा, 4 या 6, तो ये आप नहीं कर सकते। एक वेरिएबल का मतलब एक ही चीज़, और प्रोग्राम के बीच में आप चाहो तो वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो जब चेंज करोगे, आप चेंज करने के लिए बोलोगे तो आपको पुराना वैल्यू बोल देना होगा कि पुराना वैल्यू अब नहीं लेना है, कौन सा वैल्यू लेना है, नया वैल्यू लेना है। लेकिन वो बताना पड़ेगा आपको कि आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मतलब क्या, वो नंबर को स्टोर करेगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, सब कुछ को ले लेता है वो। तो जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स को क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग बोला जाता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स को कंप्यूटर के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग्स बोलते हैं। जो कुछ भी आप लिखते हो कहानी, जैसे दिस इज़ अ बुक, इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग। माई नेम इज़ दिस, दैट इज़ ए स्ट्रिंग। तो अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड स्ट्रिंग्स इन व्हाट, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो अल्फ़ा यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक है, तो इसको हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल्स भी बोलते हैं। कंप्यूटर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है फोकस करने में, ठीक है। अब किस तरीके से नेम किया जाता है, ठीक है। तो नेम ऑफ द वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ एन अल्फ़ाबेट, कोई अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा। जैसे मैं पेन लिखा तो P पहला अल्फ़ाबेट ही था। मैं चाहूँ तो पेन XYZ032 इज इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ, लेकिन स्टार्ट किससे होगा, हमेशा एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, ठीक है। और अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक यूज़ कर रहे हो, मतलब कि जहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, मतलब अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर रहे हैं और या कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा लास्ट में एक एम्परसेंट साइन लेगा, ये वाला साइन लास्ट में आपको देना है, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक यूज़ कर रहे हो तो। और नेम जो हो, जैसे ये नाम लिख रहे हैं, ये 40 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कितने, 40 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और कोई स्पेशल कैरेक्टर बहुत ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। कोई भी रिजर्व्ड वर्ड्स यूज़ नहीं कर। रिजर्व्ड वर्ड्स मतलब जैसे कि कंप्यूटर में एडिशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, तो ये रिजर्व्ड वर्ड्स है। इसका मतलब एडिशन मतलब ऐड करना होता है, कंप्यूटर को ही पता है, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते किसी कैरेक्टर का नाम देने के लिए, कहने का मतलब है। तो रिजर्व्ड वर्ड्स का मतलब होता है जो स्टैंडर्ड मीनिंग ऑलरेडी है। एडिशन का मतलब ऐड करना होता है, तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते किसी वो देने के लिए, क्या बोलते हैं, मतलब वेरिएबल का नाम लिखने के लिए। तो दे आर कॉल्ड रिजर्व्ड वर्ड्स। फिर आता है कॉन्स्टेंट्स। अभी कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, नेवर चेंजेस। न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है, नंबर्स दे दो कोई भी, इसका 37 का मतलब 37, 52 का मतलब 52, ठीक है।
ये चेंज नहीं हो सकता है। फिर आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक। इन पे अल्फ़ाबेट भी होगा और न्यूमेरिक भी होगा, जैसे ये लिखा है यहाँ पे देखिए, मोहन X786 अल्फ़ा दिया, न्यूमेरिक दिया। यार ये फोकसिंग की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। ऑपरेटर्स आर द सिम्बल्स विच आर यूज टू जनरेट न्यू वैल्यूज़ फ्रॉम वन और मोर वैल्यूज़। मतलब कुछ एग्जिस्टिंग चीज़ों से वैल्यू जनरेट किया जाता है। जैसे कि इसके लिए हम लोग ऑपरेटर का मतलब इक्वल टू साइन यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट असाइंस द वैल्यूज़ ऑफ राइट हैंडेड ऑपरेंट टू लेफ्ट हैंडेड ऑपरेंट। जैसे हमने लिखा था ना, पेन इज इक्वल टू 4, तो दिस इक्वल टू साइन इज व्हाट, ऑपरेटर। ठीक है, ये बताता है कि पेन की वैल्यू कितनी है 4। जैसे यहाँ पे लिखा अमाउंट इज़ इक्वल टू 700। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ अमाउंट जो है अपने साथ 700 वैल्यू स्टोर करके रखेगा। तो मतलब इट इज़ असाइनिंग राइट हैंडेड वाला वैल्यू टू द लेफ्ट हैंडेड चीज़ों को। अमाउंट का मतलब होगा 7, तो यहाँ पे वैल्यू 700 विल बी स्टोर्ड इन अमाउंट वेरिएबल। दिस इक्वल टू साइन इज़ व्हाट, ऑपरेटर। फिर उसी तरीके से ये साइन प्लस माइनस ये सभी क्या है, ऑपरेटर है। ये बताते हैं कि क्या करना है ये सब। तो इनको हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, फिर एक आता है रिलेशनल ऑपरेटर, जो रिलेशन बताता है। कोई चीज़ इक्वल है, ग्रेटर है, लेस देन है, ये आप यूज़ करते हो ना, ऐसे भी सिंपल ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। जो आप वर्ड फाइल में या कुछ जनरली कंप्यूटर में यूज़ करते हो, तो सेम चीज़ उसमें भी है। किसमें, क्यू बेसिक में भी। ग्रेटर दैन, लेस दैन, नॉट इक्वल टू, उसके लिए ये साइन होता है। लेस दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ये सब साइन यूज़ करते हैं। कोई नहीं, हमने बताया ना, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। जैसे लिखा हुआ है 8 ग्रेटर दैन 7, तो ये क्या है, ऑपरेटर है। फिर होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, ये दो या दो से ज़्यादा ऑपरेटर्स जो होते हैं उनको कंबाइन करके एक सिंगल आउटपुट देता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं नॉट और एंड, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। जैसे कि समथिंग इज़ ग्रेटर दैन, और दिस इज़, जैसे कि 8 इज़ ग्रेटर दैन 7 और 7 इज़ लेस दैन 8, तो ये क्या हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। तो ये डिसाइड करके बताएगा कि इसमें से कौन सा सही है। तो ये जब और यूज़ किया मैंने, मतलब मैंने क्या यूज़ किया, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया। और एक्सप्रेशंस का मतलब जो कुछ भी हमने लिखा, जैसे कि मैं ये लिखूँ 8 ग्रेटर देन 7, तो कुछ बताएगा ना, येस और नो, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो ये रिजल्ट बताता है। ठीक है, एक्सप्रेशंस क्या होता है, रिजल्ट होता है। इट इवेलुएट्स अ रिजल्ट। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के लिए मैथमेटिकल वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, और रिलेशनल लॉजिकल यूज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स, ट्रू फॉल्स। यहाँ पे क्या होगा, 8 ग्रेटर देन 7 और 7 ग्रेटर देन 8, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स, ये ट्रू है या ये फॉल्स है, ये चीज़ रिप्रेजेंट करेगा वो ट्रू और फॉल्स के टर्म में, या फिर येस या नो के टर्म में। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस क्या है, मतलब रिजल्ट बताते हैं ये सारी चीज़ जो हम कर रहे हैं। थोड़ा सा और बचा हुआ है इसमें, सो लेट मी क्लोज दिस वीडियो, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो मैं यहाँ स्टेटमेंट से स्टार्ट करूँगा। बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये। ठीक है, let's close this and we'll start with the statements in the next video. Thank you.